हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। हम कर रहे थे एचएन और एचएन हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 कॉमन साइन एंड सिम्टम एंड मैनेजमेंट। उसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था शॉक और शॉक में हाइपोवोलेमिक शॉक कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे कार्डियोजेनिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक। ठीक है, दो टॉपिक आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम शॉक पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि और डिस्क्रिप्शन में तुमको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से तुमको प्रीवियस ईयर के सारे यूनिवर्सिटी एग्जाम के पेपर, साथ में बहुत सारी ई बुक्स और जितने भी हम पीपीटी बेस्ड करवाते हैं सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक, इससे पहले मैंने हाइपोवोलेमिक शॉक पढ़ाया था। ठीक, हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है कि उसमें जब भी बॉडी में प्रॉपर फ्लूइड या फिर जो है प्लाज्मा की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर हर सेल हर ऑर्गन के पास ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से पेशेंट कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट हो सकती है, उसको हाइपोवोलेमिक शॉक बोलते हैं। आज हम कार्डियोजेनिक शॉक पढ़ेंगे। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है, सिस्टोलिक या डायस्टोलिक जो फंक्शन होता है, ब्लड का पंपिंग फंक्शन होता है, वो किसी वजह से एबनॉर्मल हो जाए या डिक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक बोलते हैं। चलिए हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है। कार्डियोजेनिक शॉक occurs when either systolic or diastolic dysfunction of the pumping action of heart result in compromised cardiac output। क्या हो जाए, कार्डियक आउटपुट जो होता है, जितना सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड का पंप होना है, जो आउटपुट आता है वो प्रॉपर नहीं आ पाता, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कार्डियोजेनिक शॉक हो जाता है। पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, सीवियर कंडीशन हो अगर होगी, या पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, आगे क्या, द लैक ऑफ एडिक्वेट पंपिंग फंक्शन लीड टू डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन एंड कॉज शॉक। मतलब क्या हो जाएगा, टिश्यू परफ्यूजन क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा और पेशेंट शॉक में जा सकता है। ठीक है, अब इसकी कॉजेज और इटियोलॉजी की अगर बात करें हम, तो इसमें सबसे पहले क्या है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है कार्डियक शॉक। ठीक है, ये आपका एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए, या फिर क्या हो जाए, सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो जाए। सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकल, आपको भी पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वही आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करने में हेल्प करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्क कौन करता है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल करता है। अगर वही जो है फेल हो जाएगा तो ब्लड प्रॉपर पंप नहीं हो पाएगा, तो क्या हो जाएगा, पेशेंट शॉक में तो जाएगा ही। ठीक है, इसके अलावा कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, और क्या हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमियाज हो सकता है, और क्या हो सकता है, पेपिलरी मसल रप्चर हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा वेंट्रिकल सेप्टल रप्चर हो सकता है। वेंट्रिकल्स, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, आपका क्या है, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, आपका राइट वेंट्रिकल एंड क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाए, रप्चर हो जाए। मतलब दोनों के बीच में क्या हो, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स होने लगे। ठीक है, तब भी क्या होगा, पेशेंट शॉक में जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाए, सीवियर वाल्वुलर हार्ट डिजीज हो जाए। सीवियर वाल्वुलर हार्ट डिजीज मतलब वाल्व डिसफंक्शन हो जाए। ठीक है, प्रॉपर वाल्व आपका काम नहीं कर रहा, मान लो टाइक एसिड वाल्व है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब उसमें ब्लैक फ्लो होना स्टार्ट हो जाए, जितना भी ब्लड आर्टेरियल वेंट्रिकल में आता है, बट क्या हो जाए, किसी वजह से लीकेज होना स्टार्ट हो जाए, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो प्रॉपर वेंट्रिकल में आर्टेरिया से ब्लड पहुंच ही नहीं पाएगा। जब पहुंच ही नहीं पाएगा तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में नहीं जाएगा, जब पल्मोनरी सर्कुलेशन में नहीं जाएगा तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी नहीं आएगा, जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं आएगा तो प्रॉपर क्या है, ऑर्गन तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाएंगे। जब प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाएंगे तो पेशेंट क्या होगा, शॉक में जाएगा ही। ठीक है, इसके अलावा मायोकार्डाइटिस हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पेशेंट को कार्डियक शॉक में जा सकता है। अब हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है, सिंपल पैथोफिजियोलॉजी मैंने ले रखी है। ठीक है, बुक से लिया है, चैट जीपीटी का नहीं है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि मैं चैट जीपीटी से कंटेंट लेके आया था हूँ। ठीक है, तो ड्यू टू इटियोलॉजी, अगर इटियोलॉजी की हम बात करें तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम या डिसएरिथमियाज हो जाए, या फिर एक्स्ट्रा कार्डियक प्रॉब्लम हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, हमेशा जब भी पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट करोगे तो वहां से ड्यू टू इटियोलॉजी लिखोगे, मतलब रीजन क्या है। ठीक है, ये डिजीज कंडीशन होने का रीजन क्या है। इसमें सबसे पहले क्या आपका, या तो डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो सकता है, सिस्टोलिक हो सकता है, या तो डायस्टोलिक हो सकता है। अब डायस्टोलिक में क्या क्या है, यहाँ पे आपका डिक्रीज हो जाएगा पल्मोनरी प्रेशर। जब डायस्टोलिक
होगा तो पल्मोनरी प्रेशर वैसे भी डिक्रीज हो, क्योंकि प्रॉपर आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, तो पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा होगा और ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों की वजह से क्या कंडीशन होगी, सबसे पहले क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा स्टॉक वैल्यू, और क्या कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, उसके बाद सेलुलर सेल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी और टिश्यू परफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म। जब इम्पेयर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडियोसिस होना स्टार्ट होगी। जब मेटाबॉलिक एसिडियोसिस होना स्टार्ट होगी तो इसकी वजह से क्या होगा, सेल इंजरी या सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस क्या होगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडियोसिस होगा। जब मेटाबॉलिक एसिडियोसिस होगा तो सेल इंजरी एंड सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी क्या है। या तो सिस्टोलिक डिस्फंक्शन हो जाए या फिर क्या हो जाए, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टॉक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, साथ में कार्डियक आउटपुट डिक्रीज करेगा और साथ में सेलुलर ऑक्सीजन सप्लाई भी डिक्रीज करेगी और टिश्यू परफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से इम्पेयर्ड हो जाएगा सेलुलर मेटाबॉलिज्म और क्या हो जाएगा, एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से बॉडी में सेल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। जैसे ही लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा वैसे ही मेटाबॉलिक एसिडियोसिस हो जाएगा और जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, सेल इंजरी हो जाएगी या तो सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले जब भी कार्डियक शॉक होगा उसमें चेस्ट पेन होगा, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड चेस्ट पेन करेगा और वो रेडिएट करेगा आपका लेफ्ट हैंड में। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, ट्रैकीकार्डिया होगा। ट्रैकीकार्डिया क्योंकि ब्लड अब प्रॉपर है नहीं हार्ट के पास, ठीक है, प्रॉपर हर ऑर्गन के पास पहुंचाने के लिए, और सारे ऑर्गन क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की सभी मांग रहे हैं और आपका न्यूट्रिएंट्स मांग रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स मांग रहे हैं आपको। सारी सेल क्या होगी, बार बार सिग्नल भेजेंगी ब्रेन के पास, और ब्रेन क्या किसके पास सिग्नल भेजेगा, हार्ट के पास। तो क्या करेगा, बार बार बहुत तेजी से कंटिन्यूसली पंपिंग करना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रैकीकार्डिया हो जाएगी। जब ट्रैकीकार्डिया हो जाएगा तो आपको पता है हाइपोटेंशन तो होगा ही होगा वहां पे, इतना तो कंफर्म है, और साथ में ट्रैकीपीनिया भी हो जाएगा, क्योंकि आपका सांस लेना की जो रिस्पायरेटरी रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फिर डिस्निया भी हो जाएगा और एबनॉर्मल ब्रीदिंग साउंड भी सुनने को मिलेगा, जिसमें क्रैकल साउंड आपका मोस्ट कॉमन है। ठीक है, और रुचि साउंड भी सुनने को मिलेगा, और हाइपोटेंशन तो होगा ही होगा जबकि ट्रैकीकार्डिया हो रहा है, तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। और जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज होगा। ठीक, और साथ में स्किन येलो कलर की हो जाएगी, पेलर हो जाएगी, और जब आपके प्रॉपर ऑक्सीजन मतलब ब्लड नहीं है बॉडी में तो साइनोसिस तो होगी। जब साइनोसिस होगी तो उसमें क्या होगा, आपका इस मतलब बॉडी कूल एंड काम हो जाएगी। ठीक है, और नाजिया और वोमिटिंग भी देखने को मिल सकती है, और डिक्रीज हो जाएगा बावल साउंड। अब जब बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही, उसके पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो बावल साउंड तो डिक्रीज होना ही होना है। ठीक है, इसके अलावा एंजाइटी भी हो सकती है, क्योंकि आपका न्यूट्रियस जो इलेक्ट्रोलाइट्स का उनका इम्बेलेंस हो जाएगा। जब इम्बेलेंस हो जाएगा तो बार बार जो है वो इरिटेट करेगा नर्वस सिस्टम को, जिसकी वजह से एंजाइटी और कंफ्यूजन भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा अल्टर्ड मेंटल स्टेटस भी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो रहा है तो मेंटल स्टेटस तो अल्टर्ड होगा ही होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर डायग्नोसिस की बात करें तो हमको कॉन्टिन्यूसली क्या करना है, बीपी मॉनिटरिंग करते रहना है। ठीक है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज ना होने पाए। ठीक है, इसके अलावा ईसीजी करवा सकते हैं उसकी, और कार्डियक एंजाइम में ट्रोपोनिन और सीकेएमबी क्या करेंगे, हम टेस्ट करवाएंगे, और इसके अलावा चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, और क्या इकोकार्डियोग्राफी करवाएंगे, ये तो बहुत जरूरी है, और साथ में एबीजी करवाएंगे मेटाबॉलिक एसिडियोसिस चेक करने के लिए, और इसके अलावा सीरम लैक्टेट करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा वो आपका यूरिन आउटपुट की कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते रहेंगे, जिससे हम ये जान सकें कि आपका जो है यूरिन का कितना आउटपुट हुआ, जिससे हमको पता चल जाएगा बॉडी में ब्लड का लेवल कितना है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट। कार्डियक शॉक का अगर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, सबसे पहले इमीडिएटली क्या मैनेज करोगे इसमें, इमीडिएटली हमको क्या करना है, मैनेज प्रॉपर क्या है, सेल्स के पास ऑर्गन के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, तो हमको क्या करना, ऑक्सीजन पहुंचाना सबसे पहले बॉडी को, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो हाइपोक्सिया होगा, जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, उस सेल की डेथ या उस ऑर्गन की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन स्टार्ट हो सकती है, मे बी पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना, सबसे पहले क्या करना, मेंटेन करना एयरवे और ऑक्सीजनेशन। ठीक है, इसके अलावा हाई फ्लो ऑक्सीजन हमको एडमिनिस्टर करना पेशेंट को, और कंटिन्यूअस कार्डियक मॉनिटरिंग करते रहना है, मतलब ये चेक करना ब्लड प्रेशर उसका डिक्रीज ना हो, और स्टेबलाइज आईवी
क्या करना है, हमको स्टेबल करना है पेशेंट का। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हमको क्या करना है, इनोट्रोपस इनोट्रोपस हमको डोपामीन और डोपाटामाइन देना है, डोपामीन और डोपाटामाइन देना है। और क्या करना है, वैसोप्रेशन में हमको नॉर एड्रेनलिन देना है। ठीक है, इफ हाइपोटेंशन अगर परसिस्टेंटली हाइपोटेंशन रह रहा तो हमको नॉर एड्रेनलिन तुरंत एडमिनिस्टर करना है। इसके अलावा क्या करना है, डायरेटिक हमको देना है। डायरेटिक में आपका लेसिक्स या फ्यूसिडामाइड दोनों एक ही नाम है। ठीक है, ये हमको एडमिनिस्टर करना अगर पल्मोनरी एडिमा देखने को मिल रहा है तो। ठीक है, इसके अलावा एंटीप्लेटलेट्स, ठीक है, एंटीकोगुलेंट्स हमको भी देना है, क्योंकि जब प्लाज्मा या ब्लड कम हो रहा तो इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो ऐसे ही पेशेंट क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, एंटीप्लेटलेट्स देना और एंटीकोगुलेंट भी देना है, जिससे क्या हो, इंटरनल ब्लीडिंग ना स्टार्ट हो। इसके अलावा हमको थम्बोलाइटिक्स देना है। ठीक है, थम्बोलाइटिक में आपका स्टैटिन आएगा, क्योंकि कहीं भी कई बार ऐसा होता है प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है तो उस टाइम वो उस प्लग को हटाने के लिए स्टैटिन देते हैं, क्लॉट बस्टर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट से ही है, बाकी सर्जिकल मैनेजमेंट कुछ नहीं है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है, खत्म होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूरोजेनिक शॉक देखेंगे। ठीक है, तो मैंने साथ में लिख लिया, क्योंकि अभी ऐसे कर रहे हैं, बोर्ड पे नहीं कर रहे हैं तो कम टाइम पे ज़्यादा आप कवर कर लेंगे। ठीक है, तो न्यूरोजेनिक शॉक क्या होता है, अगर हम न्यूरोजेनिक शॉक की बात करें तो इसमें क्या होता है, कोई नर्व हो जाए, डैमेज हो जाए, किसी वजह से क्या हो जाए कि आपका चाहे कोई इंजरी हो जाए, या फिर क्या हो सकता है स्पाइनल एनेस्थीसिया देते टाइम, या फिर किसी और वजह से मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो जा हो पा रही, जिसकी वजह से कोई नर्व डैमेज हो जाए, जिसकी वजह से पेशेंट क्या हो जाए, शॉक की कंडीशन में चला जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोजेनिक शॉक बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या देख लें, इसकी डिफिनेशन देखिए। तो इसमें डिफिनेशन की बात करें हम तो डिसफंक्शन और injury to the nervous system cause extensive dilation of the peripheral blood vessels. It is a rare ये क्या है, इट इज ए रेयर फॉर्म ऑफ द शॉक कॉमनली ओकर फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, आल्सो नोन एज स्पाइनल शॉक भी इसको बोलते हैं। ये जनरली किस वजह से होता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से होगा। जब भी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होगी तो क्या होगा, जहां पे भी इंजर्ड होगा उसके नीचे का पूरा पार्ट जो है काम करना बंद कर देगा। जब उसके नीचे का काम करना बंद कर देगा, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो पेशेंट क्या होगा कि शॉक में जाएगा ही जाएगा। अब इंजरी नर्व में हुई है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोजेनिक शॉक बोलते हैं, या अगर स्पाइनल कॉर्ड की वजह से हो रहा तो स्पाइनल शॉक बोलेंगे। ठीक है, अब इसके कॉजेज की अगर बात करें तो आपको सॉरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी देखने को मिलेगी, जिसमें क्या है, एट ओवर T5 लेवल के नीचे। ठीक है, ये मेनली देखने को आपको मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा ब्रेन इंजरी भी हो सकती है, ब्रेन में भी इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से भी क्या हो गया, नीचे सारे नेक के नीचे का पार्ट काम करना बंद कर दे, कई बार लाइक आपका स्टीफन हॉकिंग्स। ठीक है, या बहुत सारे, अगर आप मिस्टर बीस्ट का वीडियो देखते होंगे तो अभी रियली मतलब एक पर्सन को उन्होंने दिखाया था, कोई हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया है, जिसमें क्या है कि उसका भी गर्दन के नीचे का सारा मतलब काम करना बंद कर दिया है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी हमारी। ठीक है, इसके अलावा ड्रग ओवरडोज। ठीक है, अगर पेशेंट को किसी कोई ड्रग ओवरडोज है उसकी वजह से भी क्या नर्व इंजरी हो सकती है, नर्व डिजनरेट हो सकती है। उसमें आपका ओपियोइड हो सकता है, लाइक कोई बहुत ज्यादा हैवी क्या है सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है, ओपियोइड ले रहा है या बेंजोडाइजेपिन ले रहा है, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपकी नर्व डैमेज हो सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है। इसके अलावा जर्नल और स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से भी हो सकता है आपका नर्व डैमेज। अब जर्नल एनेस्थीसिया की वजह से तो मे भी किसी चोट लग जाए, कोई और रीजन हो सकता है, मतलब हाइड वो जनरल एनेस्थीसिया दे दे। ठीक है, क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया को पूरा बॉडी क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। और स्पाइनल एनेस्थीसिया में केवल लोअर पार्ट या तो अपर पार्ट, लोअर मेनली लोअर पार्ट ही जहां पे हम एनेस्थीसिया देते हैं, उसके नीचे का पार्ट ही केवल जो होता है अनकॉन्शियस होता है, मतलब। ठीक है, तो हमको क्या करना, मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर हम स्पाइनल एनेस्थीसिया कौन सी वर्टिब्रा के बीच में देते हैं, ये तो आपने अब तक पढ़ लिया होगा, और बहुत सारे लोगों की क्या होगी, ओटी में ड्यूटी लगी होगी तो वो लोग देखेंगे होंगे भी। ठीक है, जनरल ओटी आर्थो ओटी में आपकी ड्यूटी लगी होगी तो आपने देखा होगा जनरल एनेस्थीसिया मतलब स्पाइनल एनेस्थीसिया कौन सी वर्टिब्रा के बीच में देते हैं। अगर नहीं पता है, अगर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होंगे वहां पे दे रहे होंगे तो पूछना, मैम या सर जो भी होंगे उनसे पूछना कि कौन से वर्टिब्रा के बीच में देते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, सीवियर पेन हो सकता है, इसके अलावा हाई ग्रेड फीवर की वजह से भी हो सकता है कई बार नर्व डैमेज। ठीक है, लाइक मस्तिष्क मतलब
कई बार ऐसा आपने गांव में सुना होगा, मस्तिष्क ज्वर मतलब दिमाग का फीवर हो गया, ठीक है, इसकी वजह से भी हो जाता है। ठीक है, मेटाबॉलिक डिस्ट्रप्शन हो सकता है, लाइक आपका हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, बहुत ज्यादा सीवियर हाई डोज हो जाए इंसुलिन की, जिसकी वजह से क्या हो, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए। हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट में प्रॉपर जो जितना एनर्जी या जितनी रिक्वायरमेंट होती है नर्व को या ब्रेन को उतना पहुंच नहीं पाती, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वहां पे नेक्रोसिस हो सकती है या हाइपोक्सिया हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से भी क्या हो सकती है, सेल डेथ कर सकती है, ठीक है, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकती है। अब पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे ड्यू टू इटियोलॉजी, ठीक है, इटियोलॉजी इसमें क्या है, स्पाइनल इंजरी या ब्रेन इंजरी किसी वजह से भी हो सकती है, ठीक है, लाइक आपका एनेस्थीसिया डेथ टाइम हो सकता है, या फिर किसी सर्जिकल सर्जरी के टाइम हो सकती है, या फिर किसी क्या हो सकता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या होगा, ब्लॉक ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, या फिर क्या हो जाए, स्टिमुलेशन ऑफ द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाए, स्टिमुलेट हो जाए या ब्लॉक हो जाए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ सिंपैथेटिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ठीक है, जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए होगा, वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब एक बार जो कि नर्व वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो फिर और नॉर्मल स्टेज में ही नहीं आएगी, उसकी वजह से क्या होगा, अनकंट्रोल्ड वैसोडाइलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स हो जाएगा, जिसकी वजह से पुलिंग ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स, इसके बाद क्या होगा, लो ब्लड प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और वेनस रिटर्न जिसकी वजह से डिक्रीज होगा, और स्टॉक वैल्यू में कार्डियक आउटपुट जिसकी वजह से भी डिक्रीज होगा। वैसे कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर पा रही, मतलब वेन क्या हो रही, कॉन्स्ट्रिक्ट एक बार उसका लॉस कर गया तो वो क्या डायलेट ही पड़ी है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और क्या होगा, तो उसकी वजह से फिर क्या वेनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा, और कार्डियक वैल्यू में कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, हाइपोपरफ्यूजन ऑफ टिश्यू होगा, ठीक है, हाइपोपरफ्यूजन टिश्यू हो जाएगा, जिसकी वजह से इम्पेयर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म होगा, फिर से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होना स्टार्ट होगी, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सेल इंजुरी या सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी है, आप अपने से भी लिख सकते हो इसको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें या साइन एंड सिम्टम की बात करें हम, तो आपको क्या होगा जब भी फ्लूइड वॉल्यूम या ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है तो वहां पे टैकीकार्डिया होगा, टैकीकार्डिया के साथ आपको हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा आपका ड्यू टू द मैसिव वैसोडाइलेशन। अब ब्लड वेसल्स का मैसिव वैसोडाइलेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे ब्लड फ्लो क्या हो गया, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, क्योंकि स्लोअर हार्ट रेट हो जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, वार्म एंड ड्राई स्किन इन इनिशियल स्टेज में क्या होगी, स्किन जो ड्राई हो जाएगी और वार्म रहेगी थोड़ी सी, और कूल एंड काम स्किन लेट स्टेज में आपको देखने को मिलेगी इसमें। और क्या होगा, इनएबिलिटी टू रेगुलेट द टेम्परेचर, अब टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए इनबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि हाइपोटेंशन हो रहा है ना, वहाँ पे हाइपोथर्मिया हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो जो सर्कुलेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब उसको डिक्रीज हो जाएगा तो बॉडी क्या हो जाएगी कि कूल एंड काम हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, साइनोसिस होगा, और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और क्या होगा, अल्टर्ड मेंटल स्टेशन, जब आपको भी पता है ब्लड ही है जो ऑक्सीजन को लेके जाता है, इलेक्ट्रोलाइट को लेके जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाएगा, मेंटल स्टेटस तो अल्टर्ड होगा, साथ में कंफ्यूजन होगा, बहुत सारी चीजें रिलेट करके लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हो फ्लैसिड पैरालिसिस बिलो द लेवल ऑफ इंजरी के नीचे क्या हो गया है कि फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगी, और लॉस ऑफ रिफ्लेक्स हो जाएगा, अब रिफ्लेक्सेस भी लॉस हो जाएंगे। आपको पता सब कुछ डिपेंड करता है ऑक्सीजन पे और इलेक्ट्रोलाइट पे, ठीक है। जब यही अल्टर हो जा रहे हैं तो सब कुछ आपका नॉर्मल हो जाएगा बॉडी का, ठीक है, एक सिंपल सी बात है। ब्लैडर और बाउल डिस्फंक्शन हो जाएगा, साथ में पेल स्किन हो जाएगी, और नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिल सकती है वहां पे पेशेंट में, ठीक है। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की अगर बात करें तो उसमें आपका जब भी ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है तो वहां पे बीपी डिक्रीज हो जाएगी, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी। हमको क्या करना है, सबसे पहले बीपी मॉनिटरिंग करना, हार्ट रेट मॉनिटर करते रहना। साथ में जब भी डायग्नोसिस लिखना होगा तो आप सबसे पहले वहां पे लिखोगे कंप्लीट हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। ये आपका एक पॉइंट पूरा सरकारी वाला गवर्नमेंट वाला है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हर चीज कंडीशन में नोजिया वोमिटिंग हेडेक एनोरेक्सिया लिख सकते हो, ऐसे इसको भी डायग्नोसिस में आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको न्यूरोलॉजिकल स्टेटस असेसमेंट करना है, इसमें आप क्या देखोगे, जीसीएस देखोगे, ठीक है, जीसीएस स्केल। अगर जीसीएस स्केल आपको जीसीएस, ठीक है,
ग्लासको कॉमा स्केल आप चेक करोगे पेशेंट की, अगर आती है आपको तो ठीक है, वरना मैं किसी अलग वीडियो में बता दूंगा, वरना एक वीडियो पड़ा है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहां से गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, साथ में पेशेंट का ईसीजी करवाएंगे, एबीजी एनालिसिस करवाएंगे हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस चेक करने के लिए, और साथ में हम इसका यूरिन आउटपुट भी कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहेंगे। ठीक है, अब हम इसके मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इमीडिएट मैनेजमेंट क्या करोगे। इमीडिएट मैनेज, अब ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी, ब्रेन के पास भी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई। तो सबसे पहला हमारा काम जो होगा उस क्या होगा, पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल अब कैसे मेंटेन होगा, उसको हमको क्या करना है, उसका एयरवे क्लियर करना और ब्रीथिंग चेक करना, और साथ में हाई फ्लो रेट की ऑक्सीजन हमको उसको एडमिनिस्टर करनी है। और क्या करना है, पेशेंट की स्पाइन में अगर इंजरी हुई तो उसको इमोबिलाइज करना है, रिस्ट्रेन करना है, साथ में स्टेबलाइज आईवी एक्सेस देना, क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंटली रैपिड हमको क्या करना है, आईवी फ्लूइड उसको देना है, एडमिनिस्टर करना है, साथ में कार्डियक मॉनिटरिंग भी कंटिन्यूसली करते रहना है। ठीक है, इसके बाद हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो आईवी फ्लूइड देंगे कंटिन्यूसली, और क्या देंगे, वेसोप्रेशन देंगे। ठीक है, नॉरएड्रेनालिन एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट को, और क्या एट्रोपिन देंगे फॉर ब्राडिकार्डिया के लिए, और क्या करेंगे, स्टेरॉइड देंगे। ठीक है, इफ स्पाइन कार्ड इंजर एज द प्रिस्क्राइब। ठीक है, अगर स्पाइनल कार्ड इंजर्ड है तो हम उस पेशेंट को स्टेरॉइड भी एडमिनिस्टर करेंगे, लाइक आपका बीटा मिथासोन हो सकता है, डेक्सामेथासोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसमें अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, अगर न्यूरोलॉजिकल शॉक हो जाए पेशेंट को, नर्व डैमेज हो शायद, तो उसको कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, पेशेंट को परसिस्टेंट हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है वहां पे, और क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम भी हो सकता है। अब तुमको भी पता है सब कुछ आपका नर्वस सिस्टम पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि वही सबको क्या करता है, मॉनिटर करता है, और क्या करता है, सारे मतलब जितने भी क्या कंट्रोल करने का काम आपका ब्रेन ही करता है। तो सब वो कैसे होता है, नर्व के थ्रू होता है। अब नर्व ही डैमेज हो गई तो प्रॉपर सिग्नल नहीं पहुंच पाएगा ऑर्गन के पास, और वो क्या करेंगे कि कोलैप्स कर जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा सेकेंडरी स्पाइनल इंजरी भी हो सकती है पेशेंट को। ठीक है, ठीक, क्या हो सकते हैं आपके कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा न्यूरोलॉजिकल शॉक और कार्डियोजेनिक शॉक दोनों कंप्लीट होता है। ठीक है, दोनों कंप्लीट हो गया। इसमें किसी को भी क्या डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूछ सकता है। साथ में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपका डिस्क्रिप्शन का ग्रुप भी है, उसको भी ज्वाइन कर ही लियो, क्योंकि कोई भी डाउट हो तो वहां पे डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो मैसेज करके। ठीक है, क्योंकि चैनल पे आप मैसेज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें आपके लिए हैं, तो आप बीच में मैसेज कर दोगे तो आप क्या होगा कि प्रॉपर आपका भी नुकसान हो जाएगा उसमें, इसलिए उसको मैंने बंद करके रखा है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना। यार गला थोड़ा सा खराब चल रहा है अभी। ठीक है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ ठीक हो जाए जल्दी से, इसी वजह से मैं क्लासेस कंटिन्यूसली नहीं ले पाता हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है बाहर, इसकी वजह से इरिटेशन हो जाती है। मैंने ओपीडी में दिखाया भी था, डॉक्टर ने बोला कि मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज हो रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रिगर कर रहा है, तो प्रॉब्लम होती है मुझे थोड़ी सी। ठीक है, तो इसमें अगर कोई और इम्प्रूवमेंट करना है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो मुझे। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आपसे आपको नोट्स भी प्रॉपर मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब अब तक ये रहा है कि सर आप नोट्स नहीं प्रोवाइड करते हो, तो हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे कंटिन्यूसली। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और लास्ट में एक बार फिर रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। ठीक है।